Hi, I am Professor L.K. Gabel, Department of Computer Science, Government GSG PG College, Balod. This lecture is prepared for MSc 4th semester Mathematics, subject Programming in C with ANSI features, paper 5th A, Unit 2 Pointer. This is the third lecture. In this lecture, we have covered pointer and array in C. In this example, we have explained about how to pointer pass in a function. That means a pointer as a function argument. So in this example we have covered about how to pointer as a function argument. In this example we have create a function that is a salary. We know that this is a salary functions where we can define a pointer variable as an argument and a simple variable as an argument. There are two arguments in this salary hike function. तो we can say that कि इसमें वेरिएबल जो दिख रहा है यहाँ पर ये एक पॉइंटर वेरिएबल है जो कि एक फंक्शन सैलरी हाइक का आर्गुमेंट है। तो हम इस एग्जांपल में ये देखेंगे कि कैसे किसी पॉइंटर को किसी फंक्शन का आर्गुमेंट बनाते हैं, या हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि कोई पॉइंटर फंक्शन का आर्गुमेंट कैसे होगा या किसी पॉइंटर को हम फंक्शन में कैसे पास करेंगे। तो यहाँ एग्जांपल आप देख रहे हैं, एक पहले हमने एक फंक्शन बनाया जिसमें दो आर्गुमेंट लिए हैं। फंक्शन का नाम है सैलरी हाइक, जिसमें पहला आर्गुमेंट है पॉइंटर टाइप का और दूसरा आर्गुमेंट है सिंपल वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का। यहाँ पर आप देख रहे हैं वेरिएबल पॉइंटर टाइप का है इक्वल टू वेरिएबल पॉइंटर प्लस बी, मतलब सैलरी हाइक का मतलब है कि जो सैलरी है उसमें हम कितना हाइक कर रहे हैं, तो हाइक कितना हो रहा है बी, तो जो भी आर्गुमेंट होगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन प्रोग्राम के अंदर हम लिखे हैं सैलरी इक्वल टू 0 और बोनस इक्वल टू 0 स्टार्टिंग। अब हम करेंट सैलरी को एंटर कराते हैं, सैलरी में करेंट सैलरी जो भी होगा एंटर होगा। एंटर करने के बाद हम बोनस को भी एंटर कराते हैं, ये बोनस हो गया। अब हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस जगह पे हमने क्या किया है, फंक्शन को कॉल किया है। कौन सा फंक्शन को? सैलरी हाइक को। और यहाँ देख रहे हैं कि ये जो सैलरी है जो कि फंक्शन पॉइंटर टाइप का है, इसलिए हम उसको पास करेंगे उस सैलरी वेरिएबल का एड्रेस को, इसलिए हमने यहाँ पर एम्परसेंड लगाए हैं। क्योंकि हमको पता है, पहला लेक्चर में हमने देख चुके हैं कि पॉइंटर वेरिएबल जो होता है वो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। तो इसलिए हम जब भी हम पॉइंटर को एज अ फंक्शन आर्गुमेंट बनाते हैं तो हम उसको पास करेंगे उस वेरिएबल का एड्रेस को, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, एम्परसेंड सैलरी। और चूंकि बोनस सिंपल वेरिएबल को पास कर रहे हैं इसलिए हम सिंपल इसकी वैल्यू को हम पास करेंगे। जैसे ही ये सैलरी यहाँ पर जो भी हमने इनपुट कराए हैं, मान लो हमने सैलरी इनपुट कराया 10,000, आप यहाँ पर देख सकते हो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारा सैलरी जो होगा वो 10,000 हमने इनपुट कराया। ये इंटर योर सैलरी जिस प्रकार से आएगा, कैसे आएगा, ये जैसे ही हम प्रोग्राम को रन करेंगे इंटर विद द करेंट सैलरी, इंटर द करेंट सैलरी हमने जैसे ही बोलेगा वैसे ही हमने यहाँ पर 10,000 लिखेंगे। वो 10,000 इस सैलरी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद फिर इससे प्रिंट एंटर बोनस है, उससे आएगा एंटर बोनस। हमने यहाँ पर 2,000 हमने एंट्री किया। अब हम इस फंक्शन के द्वारा हमने कॉल किया फंक्शन को, तो सैलरी वेरिएबल का एड्रेस पास हो जाएगा। कहाँ पर पास हो जाएगा? यहाँ इसका एड्रेस इस वेरिएबल में चला जाएगा और बोनस जो दिख रहा है, बोनस की वैल्यू चला जाएगा इस बी में। इस प्रकार से पॉइंटर हमने यहाँ पर यूज़ किया है, मतलब अब सैलरी के वेरिएबल के जो एड्रेस में जो वैल्यू है वो यहाँ पर पॉइंटर से आ जाएगा, मतलब 10,000, और यहाँ बोनस जो है वो 2,000। इस प्रकार से 10,000 प्लस 2,000 हो जाएगा और वो स्टोर हो जाएगा कहाँ पर? इस वेरिएबल में।
तो इस वेरिएबल में एड्रेस होने के बाद चूंकि ये वेरिएबल जो है ये पॉइंटर वेरिएबल है, इसलिए सैलरी की जो वैल्यू थी, सैलरी की जो वैल्यू है वहाँ पर ये अपडेट हो जाएगा, जैसे हमने पॉइंटर के कॉन्सेप्ट में हमने देखा था पिछले लेक्चर में। तो इस प्रकार से हमारा सैलरी जो वेरिएबल है वहाँ पर हमारा वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगा, 12,000 स्टोर हो जाएगा। अब जब हम सैलरी को प्रिंट कराएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 12,000 मिल जाएगा। तो इस तरीके से इस एग्जांपल में हमने देखा कि किसी पॉइंटर को फंक्शन का आर्गुमेंट हम कैसे बनाते हैं, और जब हम बनाते हैं तो किस प्रकार से वो हमारा वेरिएबल है उस एड्रेस को लेता है। तो इस एग्जांपल में हमने देखा कि किस प्रकार से हमारा पॉइंटर एज फंक्शन का आर्गुमेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वैपिंग करना, कि किस प्रकार से हम दो वैल्यू को हम चेंज करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्वैपिंग। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने एक स्वैपिंग का वेरिएबल फंक्शन हमने बनाया है। इस फंक्शन में हमने दो आर्गुमेंट लिया है, दो वैल्यू, जिसको नंबर को हम स्वैपिंग करेंगे। एक है नंबर 1 और दूसरा है नंबर 2। दोनों किस टाइप का है, पॉइंटर टाइप के हैं। स्वैपिंग करने के लिए हमको एक तीसरी वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, टेम्पररी वेरिएबल। जो नंबर 1 का जो वैल्यू है वो हम टेम्पररी में हमने रख दिया। यहाँ पर हम ये TEM लिखा हुआ है, ये TEM नहीं है, यहाँ पर हम लिख देते हैं टेम्प होगा वो। टेम्पर, ये टेम्प है, टेम्प TEMP इक्वल टू हमने टेम्पररी वेरिएबल में हमने डाल दिया, और उसके बाद जो नंबर 1 है उसमें हमने दूसरे वैल्यू को हमने रख दिया, और नंबर 2 में जो टेम्प है उसको हमने यहाँ पर रख दिया। तो इस प्रकार से ये स्वैपिंग का प्रोग्राम है। स्वैप हमने किया, स्वैप करने के बाद इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे। तो अब हम चलते हैं मेन प्रोग्राम में। तो मेन प्रोग्राम हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर दो वैल्यू हमने लिखा, V1 में 11 लिया और V2 में हमने 77 लिया। अब बिफोर स्वैपिंग तो एज इट इज हम इसको प्रिंट करा देते हैं। V1 में क्या वैल्यू है तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, V1 में क्या वैल्यू है 11, तो ये आपको यहाँ पर 11 दिख गया, और V2 में वैल्यू जो है वो है 77। ये अभी स्वैपिंग नहीं किया, जस्ट वैल्यू है उसको हमने स्टोर किए हैं, उसको जस्ट प्रिंट हमने करा दिया। अब हम इस जगह पे हम वेरिएबल स्वैपिंग फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। तो जैसे ही हम स्वैपिंग फंक्शन को कॉल करेंगे, ये इसका कंट्रोल चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा कंट्रोल? ये कंट्रोल चला जाएगा इस जगह पे, इसको कॉल करेगा। जैसे ही इसको कॉल करेगा तो एम्परसेंट V1 है, एड्रेस है, तो इसका एड्रेस कहाँ चला जाएगा, num1 में चला जाएगा, और V2 का एड्रेस कहाँ चला जाएगा, num2 में चला जाएगा। अब यहाँ पर पॉइंटर हमने दिया तो num1 की जो वैल्यू है, क्योंकि V1 को जो पॉइंट किया हुआ है उसकी वैल्यू num1 पॉइंटर के थ्रू ले लेगा और वो टेम्पररी में स्टोर कर देगा। फिर इस प्रकार से num1 में num2 को जो पॉइंट किया है V2 की वैल्यू जो होगी उसको यहाँ आ जाएगा, ये num1 में चला जाएगा, और इस प्रकार से यहाँ पर स्वैपिंग हो जाएगा। मतलब V1 की वैल्यू जो थी वो V2 में चला जाएगा और V2 की वैल्यू है वो V1 में चला जाएगा। तो अब यहाँ पर हम फिर से प्रिंट कराते हैं आफ्टर स्वैपिंग। जब हम प्रिंट कराएंगे V1 की वैल्यू को, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं V1 की जो वैल्यू है वो इस प्रकार से 77 हो जाएगा, और V2 की वैल्यू है वो 11 हो जाएगा। तो पॉइंटर के द्वारा हमने V1 की वैल्यू को V2 में चेंज कर दिया और V2 की वैल्यू को V1 में चेंज कर दिया। तो इस प्रकार से पॉइंटर का उपयोग हमने मेन वेरिएबल V1 को विदाउट हमने कॉल किए, हमने उस पॉइंटर के द्वारा इसकी वैल्यू को हमने चेंज कर दिया। तो इस प्रकार से ये पॉइंटर जो है वो काम करता है। तो इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा कि पॉइंटर वेरिएबल किस प्रकार से काम करता है।
इन दोनों एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि पॉइंटर को हम कैसे फंक्शन आर्गुमेंट के रूप में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एरे एलिमेंट्स को, हमने इसका एग्जाम्पल पिछले स्लाइड में भी हमने बताया था, फिर भी हम यहाँ पर एक बार दोबारा इसमें एक्सप्लेन करते हैं। तो किसी भी एरे एलिमेंट्स को हम पॉइंटर के द्वारा कैसे एसेस करेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, हम पहले एक एरे हमने बनाया। क्या एरे बनाया है? इंटीजर A5। कितना वैल्यू हमने लिया इसमें? 5 वैल्यू लिया। इस प्रकार से 5 वैल्यू हमने लिया, तो 10, 20, 30, 40 और 50। ये जो वैल्यू है, जैसे ही हमने एरे बनाएंगे तो एक मेमोरी लोकेशंस क्रिएट हो जाएगा। मेमोरी लोकेशंस में 5 वैल्यू है, मतलब 5 ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा। 5 ब्लॉक क्रिएट होगा तो ये पहला ब्लॉक है, ये जो दिख रहा है ये पहला ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, ये तीसरा ब्लॉक है, और ये चौथा ब्लॉक है, और ये पांचवा ब्लॉक है। इसका इंडेक्सिंग यदि हम बात करें, इंडेक्स हम देखते हैं तो किस प्रकार से इंडेक्स होगा। ये इसका इंडेक्सिंग होगा, ये जो दिख रहा है 10, इसका इंडेक्स नंबर हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इंडेक्सिंग क्या हो जाएगा? ये 0। ये है इसका 1, ये है 2, ये है 3, और ये होगा 4। तो जब भी हम एरे वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं तो इस प्रकार से 5 ब्लॉक बनेगा, लेकिन उसका इंडेक्स नंबर शुरू होगा 0 से, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से होगा। और जैसे ही हमने इसको इस तरीके से हमने एरे डिक्लेयर किए हैं, तो इस तरीके से मेमोरी में एरे इस तरीके से स्टोर होगा। जो यहाँ पर दिख रहा है ये इंडेक्स नंबर दिख रहा है, 5 ब्लॉक बना है, और यहाँ पर ये दिख रहा है दिस इज अ एड्रेस। ये 0 वाले इंडेक्स का एड्रेस है, ये 1 वाले का इंडेक्स है, ये 2 वाले का एड्रेस है, ये 3 वाले ब्लॉक का एड्रेस है, ये 4 वाले ब्लॉक का एड्रेस है। इस प्रकार से 5 एड्रेस है जहाँ पर डेटा स्टोर हुआ है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ तक क्लियर हो गया कि एरे को हमने डिक्लेयर किया तो किस प्रकार से हमारा बन गया। तो अब हम नेक्स्ट वेरिएबल की बात करते हैं, PTR। तो ये PTR हमने दिया, तो PTR जैसे ही हमने इसको इस तरीके से यहाँ पर हम डिक्लेयर करेंगे, जैसे ही हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया तो इस प्रकार से यहाँ पर एक मेमोरी लोकेशंस पॉइंटर का क्रिएट हो जाएगा जिसका एड्रेस 202 है। इंटीजर काउंट हमने दूसरा एक वेरिएबल है काउंट करने के लिए, 5 काउंटर चलाने के लिए, क्योंकि 0 से 4 तक हमको एसेस करना है, तो हमने काउंटर ले लिया। अब हम देखते हैं, जैसे ही हमने PTR किया, कौन सा? ये हमने किया। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हमने PTR % एड्रेस A0 किया, तो 0 नंबर ब्लॉक, ये हमने देखा था 0 नंबर ब्लॉक की एड्रेस को हमने कहाँ पर स्टोर किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो पॉइंटर वेरिएबल जो दिख रहा है, ये 0 इस एड्रेस को स्टोर करके रखा है। ये इसको कौन सा? ये पहला एड्रेस को, जैसे ही हम ये करेंगे तो पहला एड्रेस को स्टोर करके रखा है। अब हम देखते हैं इसको एक एक करके कैसे हम करेंगे। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर कि जैसे ही हमने प्रिंट करेंगे पॉइंटर PTR, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंटर PTR मतलब पॉइंटर जो है जिसको पॉइंट किया है उसकी वैल्यू, तो उसकी वैल्यू कौन सा है? 10। तो हमारा आउटपुट क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। जैसे ही हमने पॉइंटर को इंक्रीज किया, पॉइंटर को आगे हमने बढ़ाया, तो अब इस समय हमारा PTR को इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर एड्रेस क्या हो जाएगा? ये वाला एड्रेस आ जाएगा 104। तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 104 हो जाएगा नेक्स्ट टाइम में। तो 104 जैसे ही यहाँ पर स्टोर होगा तो 104 की जिसको पॉइंट किया उसकी वैल्यू क्या है? 104 को जो पॉइंट किया उसकी वैल्यू है ये 20। तो अब 20 को प्रिंट करेगा। अगेन फिर से हमने पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे, जैसे फिर हम पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारा नेक्स्ट एड्रेस ले लेगा। नेक्स्ट एड्रेस है हमारा, यहाँ पर क्या स्टोर हो जाएगा? 106 हो जाएगा। 106 होने के बाद 106 का जो पॉइंटिंग वैल्यू है, तो ये कौन सा वैल्यू आ जाएगा? हमारा 30 वाली वैल्यू आ जाएगा। तो ये 30 आ गया। नेक्स्ट जैसे फिर काउंटर आगे बढ़ेगा तो पॉइंटर फिर प्लस हो जाएगा, तो ये फिर नेक्स्ट अगली बार 108 स्टोर हो जाएगा। यहाँ पर 108 होने के बाद फिर हम इसको प्रिंट करा रहे हैं स्टार पॉइंटर, तो ये पॉइंटर
की वैल्यू क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अगेन फिर काउंटर, क्योंकि लेस देन 5 तक जाना है उसको, लेस देन 5 मतलब 4 तक जाना है, तो अगेन जब जैसे ही जाएगा पॉइंटर फिर इंक्रीज होगा, तो इस टाइम इंक्रीज होगा तो उसका एड्रेस हो जाएगा 102 के बदले 110। जैसे ही 110 हो गया, अब इसको जब प्रिंट करेगा तो पॉइंटर पीटीआर दिखाए तो वहां पर 1001 की वैल्यू, और कौन सी वैल्यू है, 50, ये वैल्यू को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से हमने एरे वेरिएबल को पॉइंटर के द्वारा हमने एसेस किया। तो ये था एक एग्जांपल जिसके द्वारा हम पॉइंटर के द्वारा हम कैसे किसी एरे वेरिएबल को हम एसेस करते हैं। उसी को हमने एक और एग्जांपल की हम बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दूसरा एग्जांपल हमने लिया है, उसको और दूसरे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं। बहुत सारे तरीका है लिखने का, लेकिन हम एक तरीका और बताते हैं। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया इंटीजर i5, 5 ब्लॉक बनेगा इस तरीके से। 5 ब्लॉक जैसे ही बना उसका एक कंस्टिट्यूएंट एड्रेस हो जाएगा, और इंटर एलिमेंट्स हमने 5 एलिमेंट हमने स्कैन कराया। तो स्कैन जैसे ही हम कराएं तो स्कैन में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से वैल्यू एक एक ब्लॉक में 5 बार हमने इंटर किया, तो 10, 20, 30, 40, 50। तो इस प्रोग्राम से यह जो फॉर लूप जो दिख रहा है, इस प्रोग्राम से ये वैल्यू हमने इसमें स्टोर कर दिया। यहां पर जैसे ही हमने स्टोर किया, चूंकि a प्लस आई लिखे, यहां पर ये ध्यान देने वाली बात है, a बोलने से होता है बेस एड्रेस। हमने यहां पर नोटिंग किया हुआ है बेस एड्रेस। a 0 हम करते या a ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में आई लिखते तो इसका एलिमेंट्स ब्लॉक्स मिल जाता, लेकिन a का मतलब है यहां पर बेस एड्रेस। तो बेस एड्रेस मतलब कौन सा होगा, 102। तो यहां पर क्या हो रहा है, 10, इसलिए हमने यहां पर एम्परसेंट नहीं लगाया है, क्योंकि ये अपने आप में जब एरे में बिना इंडेक्स के हम वेरिएबल को यूज करते हैं तो वो पहला एड्रेस को इंडिकेट करता है। तो एक प्रकार का एरे में विदाउट इंडेक्सिंग हम यूज करते हैं तो एक प्रकार का वो पॉइंटर ही कहलाता है, एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। और प्लस आई की वैल्यू 0 है, तो पहला एड्रेस में हमने 0 प्लेट किया तो पहला वैल्यू क्या हो जाएगा, 102, और 102 में हमने क्या लिखा, 10 को लिखा। तो इस प्रकार से ये, उसके बाद फिर हमने +1 किया, तो +1 किया, चूंकि इंटीजर है तो 104 हो जाएगा, 2 प्लस हो जाएगा, तो दूसरा वैल्यू यहाँ स्टोर हो जाएगा। सेम अब इसी चीज वैल्यू को हमको, इसमें हमने जो स्टोर किया है उस वैल्यू को हम चाहते हैं कि प्रिंट करना, तो यू आर इंटर्ड वैल्यू। तो प्रिंट करने के लिए हमने फिर से एक लूप लगाया, ये आप देख सकते हैं 0 से लेकर <5 तक, <5 मतलब 4। अब यहाँ पर सेम चीज किया है, अब हमको उसकी वैल्यू को एक्सेस करना है, इसलिए हमने एस्ट्रिक लगाया। तो a प्लस आई, तो a इज द एड्रेस, अब बेस एड्रेस पॉइंटिंग करने का मतलब हुआ कि पहला एड्रेस में जो वैल्यू है उस वैल्यू को 10 को पहले इंडिकेट करेगा, क्योंकि i की वैल्यू क्या है, 0 है, और इस 102 में कौन सा वैल्यू स्टोर है, 10। तो पहला वैल्यू क्या दिखाएगा, वो पहला वैल्यू 10 यहाँ पर आया। जैसे ही i की वैल्यू को हमने +1 किया तो एड्रेस में +2 का हो जाएगा, तो नेक्स्ट एड्रेस क्या हो जाएगा, 104। 104 में पॉइंटर की वैल्यू जो होगी, तो 104 में जो वैल्यू है वो है 20, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, 20 आ गया। अगेन फिर से +2 हो जाएगा, ये दिख रहा है आपका, तो वहाँ पर जो पॉइंटर है एस्ट्रिक से प्रिंट करेगा तो 30 को प्रिंट करेगा। अगेन फिर से प्लस का हो जाएगा तो 40 को प्रिंट करेगा। फिर अगेन नेक्स्ट आ जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा, फिर प्लस करेंगे तो यहाँ पर 50, और इस प्रकार से 50 को प्रिंट किया। तो यहाँ पर इस एग्जांपल से हमने बताना चाह रहे हैं कि किसी भी एरे को यदि हम उसका एरे का वेरिएबल के ही नाम को हम लेते हैं तो वो उसका बेस एड्रेस को इंडिकेट करता है, और बेस एड्रेस होगा पहला एड्रेस, मतलब a बराबर $a0 है। ये हमको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये बराबर क्या हो गया, $a और पहला ब्लॉक का 0। तो क्या मतलब समझ में आया कि पहला ब्लॉक का जो एड्रेस होता है उसको हम बेस एड्रेस बोलते हैं, तो a बोलने से वो पहला ब्लॉक का एड्रेस को इंडिकेट करता है। तो इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमने
एरे वेरिएबल्स को हमने एक्सेस किया थ्रू द पॉइंटर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, किसी एरे को हम फंक्शन के आर्गुमेंट कैसे बनाएंगे। हम एरे को एज अ फंक्शन, मतलब अभी तक हम देख रहे थे कि किसी फंक्शन में हम एक वेरिएबल या एक वैल्यू को हम पास कर रहे थे। अब हम चाहते हैं पूरे एरे को उस फंक्शन में हम पास करें। तो जैसे हमने यहाँ पर एक फंक्शन हमने बनाया, सम नाम का एक हमने फंक्शन बनाया है, और यहाँ पर हमने फ्लोट टाइप का एज एरे को हमने पास कराया। तो एज जो दिख रहा है दैट इज़ अ एरे। एरे इसके अंदर अभी हमको पता नहीं कितने वैल्यू आएगा, वो कब पता चलेगा, जब हम इसको पास करेंगे उतनी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर देखते हैं इस फंक्शन में कि int सम इक्वल टू 0.0 इनिशियल, और हमने सम प्लस एज आई, तो एज 6 तक गए। मान लो हमने 6 एलिमेंट्स लिए हैं, 6 एलिमेंट्स को पास कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने 6 एलिमेंट लिया। यदि हम 5 एलिमेंट्स को, तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उतने एलिमेंट्स हमको यहाँ पर पता होना चाहिए कि कितने एलिमेंट्स हम उसमें पास करा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इसमें एरे को हमने पास किया और उस एरे को हमने सम किया, और सम करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है उस वैल्यू को हमने रिटर्न किया। रिटर्न किस टाइप का रहेगा, सम फ्लोट टाइप का रहेगा। तो ये तो हमने एक फंक्शन डिफाइन किया कि किस प्रकार से फंक्शन काम करेगा, और उसका आर्गुमेंट्स क्या है, एरे है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही हमने फ्लोट एज इक्वल टू इसको हमने डिक्लेयर किया, तो 6 वैल्यू जो है एक एरे बन गया। यहाँ ब्लैंक का मतलब होता है कि जितना वैल्यू रहेगा उतना एरे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है, तो इसकी जो साइज हो जाएगी ऑटोमेटिकली इनिशियल करते समय 6 हो जाएगी। या तो हम यहाँ पर 6 लिख भी सकते हैं, और नहीं लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि ये जितना एलिमेंट्स उसमें हम स्टोर कर रहे हैं उतनी उसकी साइज क्रिएट हो जाएगी। अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने उस एज नाम की एरे को हमने इस फंक्शन में पास किया। तो जैसे ही एज को हमने पास किया वो यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर पूरे एक्चुअल में हमने यहाँ एड्रेस को पास कर रहे हैं। आपको पता होगा, अभी हमने पिछले स्लाइड में बताया कि एज के साथ उसका इंडेक्स को नहीं लिखते हैं तो उसका एड्रेस पास होता है। तो यहाँ पर एज हमने पास कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इस एरे का एड्रेस, बेस एड्रेस को हमने पास किया, और ये बेस एड्रेस यहाँ पर मिल गया। और बेस एड्रेस जैसे मिला तो हमने आई के थ्रू उसका इंडेक्सिंग को हमने बढ़ाते गए और वो वैल्यू हमको मिल गया। तो इस प्रकार से ये रिजल्ट हमको सम करने के बाद यहाँ पर रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। ये रिटर्न करेगा वैल्यू, और जैसे ही रिटर्न करेगा वैल्यू रिजल्ट में आ जाएगा, और रिजल्ट को हमने यहाँ पर प्रिंट कराया तो हमारा आउटपुट, इसको सबको जोड़ने के बाद हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, ये हमारा आउटपुट मिल जाएगा। तो इस एग्जांपल से हमने देखा कि किसी भी एरे को भी हम डायरेक्टली किसी फंक्शन का आर्गुमेंट बना सकते हैं, या दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं किसी एरे को हम फंक्शन के में पास हम कर सकते हैं। पास करने का यही तरीका है कि हम एरे हम बनाएंगे फंक्शन जब डिफाइन करते समय, और यहाँ पर जब हम कॉल करेंगे तो वहाँ पर उसका एड्रेस को हम पास करेंगे या उसका बेस एड्रेस को हम पास करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली हम एरे को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं 2 डायमेंशनल एरे जो होता है उसको हम कैसे फंक्शन में पास करेंगे। तो 2 डायमेंशनल एरे एज अ फंक्शन आर्गुमेंट। तो 2 डायमेंशनल एरे हमने यहाँ पर, अब हम 2 डायमेंशनल एरे डिफाइन करेंगे। पहला वाला भी हमने देखा था, 1 डायमेंशनल को पास किया था, अब हम 2 डायमेंशनल एरे को पास करते हैं। तो 2 डायमेंशनल एरे आपको पता होगा कि किस प्रकार से बनता है, हम आगे देखेंगे। 2 डायमेंशनल एरे को भी हम बहुत अच्छा, मल्टी डायमेंशनल एरे में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से मल्टी डायमेंशनल एरे काम करता है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि फंक्शन के आर्गुमेंट 2 डायमेंशनल एरे कैसे हो सकता है। तो 1 डायमेंशनल एरे में हमने जैसा सिंगल डायमेंशन दिख रहा था वैसे ही यहाँ पर 2 डायमेंशनल देखा, ये 1 डायमेंशनल हो गया और ये दूसरा डायमेंशनल हो गया। तो जैसे हमने डिक्लेयर करते हैं वैसे ही हमने यहाँ पर रख दिया। ये पहला नंबर जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा नंबर, पहला नंबर रो को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा नंबर कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो अब यहाँ पर
हम इसमें जो वैल्यू होगा उस वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर 2 लूप लगाया। क्योंकि 2 डायमेंशनल एरे है इसलिए 2 लूप की ज़रूरत पड़ेगी। ये रो को इंडिकेट कर रहा है और ये कॉलम को इंडिकेट करता है। पहले रो में कितने बार है, चूँकि 2 बाई 2 है इसलिए टोटल 4 एलिमेंट है, तो 2 रो होगा और 2 कॉलम होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो हमने लिखा हुआ है ये एरे 2 डायमेंशनल एरे को प्रिंट करने के लिए है। 1 डायमेंशनल एरे में 1 लूप की ज़रूरत पड़ती है और 2 डायमेंशनल एरे में 2 लूप की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने %d में उसका पहला रो और पहला कॉलम 0 0 है, तो मतलब 0 रो और 0 कॉलम में जो वैल्यू है वो वैल्यू को प्रिंट करेगा। उसी प्रकार से ये लूप आगे चलते जाएगा और हमारा जो डिस्प्ले है ये इस प्रकार से हमको दिखाएगा जब इसको कॉल करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि मेन प्रोग्राम में आते हैं। यहाँ पर तो समझ में आ गया कि 2 डायमेंशनल एरे को हमने यहाँ पर लिख दिया है और वो 2 डायमेंशनल एरे कैसे काम करता है उसका हमने एक फंक्शन बना दिया। अब मेन प्रोग्राम में हम आते हैं। मेन प्रोग्राम में आपने देखा ये 2 डायमेंशनल एरे हमने डिक्लेयर किया और आई और जे हमने लिखा रो और कॉलम के लिए, काउंट लूप के लिए, काउंटिंग करने के लिए। इंटर एलिमेंट्स हमने 4 एलिमेंट्स को स्कैन किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू है यहाँ पर हमने कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए हैं, चूँकि सिंगल जो स्टेटमेंट होता है उसमें कर्ली ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मल्टीपल स्टेटमेंट होता है तब हम ब्लॉक बनाते हैं कर्ली ब्रेसेस से, क्योंकि इस फॉर लूप के अंदर एक सिंगल स्टेटमेंट है, ये फॉर लूप है, और इस फॉर लूप के अंदर सिंगल स्टेटमेंट है स्कैनफ, तो इसलिए हमने यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस का यूज़ नहीं किया है। आप लगाना चाहें तो फॉर में यहाँ ओपन कर्ली ब्रेसेस, फिर यहाँ ओपन कर्ली ब्रेसेस और स्कैनफ के बाद 2 कर्ली ब्रेसेस लगा सकते हैं। यदि आप लगाना चाहते हैं तो कैसे हो जाएगा ये इस तरीके से, यहाँ पर आप एक कर्ली ब्रेसेस हो जाएगा और यहाँ पर एक कर्ली ब्रेसेस हो जाएगा और डिस्प्ले के बाद यहाँ पर एक कर्ली ब्रेसेस और ये दूसरा कर्ली ब्रेसेस। इस प्रकार से आप लगा सकते हैं, लगाना है। चूँकि सिंगल स्टेटमेंट है इसलिए हमने नहीं लगाया। अब यहाँ पर क्या किए हैं हमने, यहाँ पर हमने स्कैन कराए हैं, 4 एलिमेंट्स स्कैन होगा। इस प्रकार से हमने स्कैन कराया, 4 बार लूप चलेगी, एक के बाद ये 2 बार, फिर इसके बाद फिर ये 2 बार, ये 0 के लिए 0 और 1, फिर 1 के लिए 0 और 1। तो इस प्रकार से टोटल 4 टाइम्स होगा और 4 टाइम्स लूप चलने के बाद 4 एलिमेंट्स हमने लिया। उस 4 एलिमेंट्स को हमने क्या किया, उस 4 जो एलिमेंट्स है उस 4 एलिमेंट्स को हमने फंक्शन के थ्रू हम पास कर रहे हैं। तो फंक्शन कौन सा है, ये फंक्शन है, ये हमने कॉल किया। जैसे इसको कॉल करेंगे तो नम की जो वैल्यू है, ये नम की जो वैल्यू है ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा इस जगह पे। जैसे ही ये पास हो जाएगा तो यहाँ पर जो वैल्यू था वो यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर ये पूरे वैल्यू इसके एरे में डिफाइंड हो जाएगा और उस वैल्यू को यहाँ से एक्सेस करके ये प्रिंट इस तरीके से आपको दिख जाएगा। तो ये था 2 डायमेंशनल एरे को हम एज अ फंक्शन आर्गुमेंट कैसे बना सकते हैं या 2 डायमेंशनल एरे को हम फंक्शन में कैसे पास करते हैं। थैंक यू। इस एग्जांपल से आपको ये समझ में आ गया कि क्या क्या हमने सीखा इसमें, कि हम फंक्शन में किसी पॉइंटर को कैसे पास करेंगे और फंक्शन में हम किसी एरे को कैसे पास करेंगे, और वो एरे क्या होगा, 1 डायमेंशनल एरे भी हो सकता है, 2 डायमेंशनल एरे हो सकता है और इसी प्रकार से मल्टी डायमेंशनल एरे भी हो सकता है। तो हम फंक्शन के आर्गुमेंट में पॉइंटर को भी रख सकते हैं और एरे को भी रख सकते हैं।